तो हेलो एवरीवन, मैं हूं सी आशीष केडिया एंड इस पर्टिकुलर लेक्चर में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डिमांड। बराबर बात है। तो सर सबसे पहले चैप्टर 2 यूनिट 1 स्टार्ट करने से पहले सर हमें ये बता दो कि इज इट इजी, टफ? इट इज वेरी वेरी इजी, बहुत आसान है क्योंकि अपने को एज इट इज पूरा टॉपिक एमसीक्यू पर्सपेक्टिव से डिस्कस करना है। क्योंकि एमसीक्यू पर्सपेक्टिव से डिस्कस करना है, देयर इज नो नीड टू गो थ्रू लार्ज थ्योरीज एंड स्टफ, है ना? राइट सर। अब बच्चे सबसे पहले आपको बता दूं, ये जो चैप्टर 2 है आपका, ये 3 यूनिट्स में बटा हुआ है। ठीक है, कैसे है चैप्टर 2 बता देता हूँ। 3 यूनिट्स, यूनिट 1, 2 एंड 3। यूनिट 1 टॉक्स अबाउट डिमांड, यूनिट 2 कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में बात करते हैं, और यूनिट 3 सप्लाई के बारे में बात करते हैं। तो जब अपने चैप्टर 2 कंप्लीट कर चुके होंगे, अपने लोग कंप्लीट कर चुके होंगे डिमांड, इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड सप्लाई, दैट वुड बी अवर वर्क। चलो बातचीत सही है सर। सबसे पहले कोई भी चीज को अगर अपने को डिमांड बोलना है, कोई भी चीज को अपने को अगर डिमांड बोलना है, स्टूडेंट्स दो वर्ड्स बहुत जरूरी है। फॉर समथिंग टू बी कॉल्ड एज अ डिमांड, टू वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट आर द टू वर्ड्स? एबिलिटी एंड विलिंगनेस। अगर एबिलिटी और विलिंगनेस मिसिंग है तो बच्चे वो डिमांड नहीं है, खाली वांट। तो डिमांड इक्वल्स टू, लिख लो कीवर्ड्स, एबिलिटी प्लस विलिंगनेस। एबिलिटी प्लस विलिंगनेस कीवर्ड्स है सर। डिमांड क्वांटिटी है कमोडिटी का, जो एक कंज्यूमर एबल टू बाई है एंड विलिंग टू बाई है एट वेरियस प्राइसेस। ठीक है ना? एक और बात बता दूं स्टूडेंट्स, जब भी किसी चीज का डिमांड एक्सप्रेस करते हैं ना, वो पर यूनिट ऑफ टाइम करते हैं। जैसे पेंटालून्स का, पेंटालून्स में जो टी शर्ट्स है उसका डिमांड 5000 टी शर्ट्स पर वीक है, 4000 यूनिट्स पर वीक है। इस वजह से डिमांड को एक फ्लो कॉन्सेप्ट माना जाता है, क्योंकि इट इज डिफाइंड पर यूनिट ऑफ टाइम। तो ये भी याद रखिएगा। आप लोग देख रहे हो अभी लेक्चर स्टार्ट हुआ और हम लोग ऑलरेडी कीवर्ड्स पर फोकस करने लग रहे हैं। डिमांड इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। फ्लो कॉन्सेप्ट क्यों? क्योंकि जब हम लोग डिमांड का बात करते हैं, हम लोग ऐसे एक्सप्रेस करते हैं 5000 यूनिट्स पर वीक या 5000 यूनिट्स पर ईयर। दैट इज हाउ वी एक्सप्रेस डिमांड। दैट इज व्हाई डिमांड इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। सप्लाई भी फ्लो कॉन्सेप्ट है, पर अभी डिमांड का बातचीत हो रहा है, तो व्हाई टू डिस्ट्रैक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम द मेन हेड। सर हमें बातचीत समझ में आती है। डिमांड क्या बताया सर आपने, हमें समझा नहीं, लेकिन कितना क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी एक कंज्यूमर, कितना क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी एक कंज्यूमर अलग अलग प्राइसेस पे खरीदने के लिए केपेबल है, मतलब उसके पास परचेजिंग पावर है, उतने पैसे उसके पास, प्लस उसकी इच्छा भी है खरीदने की। फॉर एग्जाम्पल मैं दो स्टेटमेंट देता हूं, ठीक है ना? एक टी शर्ट मैंने देखा जो 2000 रुपीज का था। ये टी शर्ट खरीदने का मेरे पास इच्छा है, मेरे को बहुत अच्छा लगा टी शर्ट, पर मान लीजिए बच्चे मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं ये टी शर्ट खरीद पाऊं। तो दिस इज जस्ट माई वॉन्ट। अगर विलिंगनेस है बट एबिलिटी नहीं है, तो इसको आप डिजायर या वॉन्ट बोलेंगे। पर अगर मान लीजिए मेरी एबिलिटी भी है और मेरी विलिंगनेस भी है, मतलब मुझे खरीदना भी है और मैं खरीदना अफोर्ड भी कर सकता हूं, तब अपने बच्चे उसको क्या बोलेंगे? डिमांड। यस और नो? अच्छा, अब मैंने क्या बोला? एट डिफरेंट प्राइसेस। मैंने आपको क्या पढ़ाया? एट डिफरेंट प्राइसेस। नहीं समझे क्यों? मान लो अगर टी शर्ट का प्राइस 2000 रुपया है, तो शायद मैं एक टी शर्ट खरीदूं। लेट्स से टी शर्ट का प्राइस 1000 हो गया। क्या आपको लगता है अभी भी मैं एक ही टी शर्ट खरीदूंगा? क्या पता मेरा इच्छा कर जाए 3 टी शर्ट अब खरीदने का। क्या पता प्राइस और कम हो जाए तो मेरा इच्छा कर जाए और टी शर्ट खरीदने का। वो नहीं पता ना किसी को। इसीलिए अलग अलग प्राइसेस पर डिमांड अलग अलग होता है। इसीलिए डेफिनेशन क्या है डिमांड का? क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी which the consumers are which the consumers are able and willing to buy at various prices during a particular point of time। अलग अलग प्राइसेस पर कितना क्वांटिटी कंज्यूमर खरीदने के काबिल भी है
और उनकी इच्छा भी है। एबिलिटी एंड विलिंगनेस दोनों इंपॉर्टेंट है फॉर समथिंग टू बी कॉल्ड एज अ डिमांड। एंड व्हाट इज डिमांड? इट्स अ फ्लो कॉन्सेप्ट, क्योंकि जब हम लोग डिमांड एक्सप्रेस करते हैं ऐसे एक्सप्रेस करते हैं 10,000 यूनिट्स पर वीक, 20,000 यूनिट्स पर मंथ, कुछ एग्जांपल ऐसे। देयरफॉर द थिंग। अब यहां पर सुनिएगा, यहां पे सुनिएगा एक बारी, इसको रीड कर लेते हैं कि वेदर व्हाट आई हैव सेड इज क्लियर और नॉट। देखिए, द टर्म डिमांड रेफर्स टू क्वांटिटी ऑफ अ गुड्स और सर्विस, ध्यान दीजिए, दैट बायर्स आर, क्वांटिटी ऑफ अ गुड्स और सर्विस दैट बायर्स आर विलिंग एंड एबल। मैंने क्या बोला था? इंस्टीट्यूट ये दोनों वर्ड से स्टार्ट करेगा। एबल एंड विलिंग टू परचेज एट वेरियस प्राइसेस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। वेरियस प्राइसेस क्यों? जैसे मैंने टी शर्ट का बोला 1000 रुपीज है तो 5 यूनिट, प्राइस बढ़ जाए 2000 हो जाए तो 2 यूनिट, प्राइस 3000 हो जाए तो क्या पता आदमी एक ही यूनिट खरीदे। अलग अलग प्राइसेस पे डिमांड अलग अलग होता है। अग्रीड है? अंडरस्टूड है? यहाँ पे सुनिएगा, यहाँ पे सुनिएगा, एमसीक्यू में कितना इंपॉर्टेंट बात आया है छुपा हुआ, इधर देखिए। इट इज टू बी नोटेड दैट डिमांड इन इकोनॉमिक्स is something more than the desire to purchase. तो desire is one element of it. हाँ, willingness होना चाहिए, पर सिर्फ willingness है तो सिर्फ desire है, एबिलिटी भी होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, पीपल में डिजायर मच बिगर हाउसेज, सबको चाहिए लग्जरी कार, सो दैट दिस इज अवर डिजायर। व्हेन इट इज बैक्ड बाय अवर एबिलिटी देन इट बिकम्स डिमांड, बट देयर आर कांस्टेंट दे फेस सच एज प्राइसेस ऑफ प्रोडक्ट एंड लिमिटेड मींस। अब यहाँ पर देखो, the effective demand for a thing, MCQ focus, pay attention, the effective demand for a thing, what effective demand, लिख लो एक कीवर्ड, effective demand, effective demand for a thing, एक चीज का effective demand किन किन चीजों पर डिपेंड करता है? on your desire, कि पहले आपके मन में इच्छा आया कि ये खरीदना है, एक डिजायर आया, फिर आप अपना पॉकेट चेक किए कि क्या उस डिजायर को पूरा करने के लिए पॉकेट में ताकत है, मींस टू परचेज है, हाँ, फिर आप क्या खर्चा करने को रेडी हो, विलिंगनेस। देखो, ऐसा हो सकता है कि आपके पॉकेट में 2000 है पर आपको वो खर्चना नहीं है, तो मींस है पर विलिंगनेस नहीं है। क्लियर है? तीन चीजें होनी चाहिए, डिजायर, मींस और विलिंगनेस, तब जाके वो बनता है डिमांड। अफेक्टिव डिमांड, आई शुड से अफेक्टिव डिमांड इक्वल्स टू, अफेक्टिव डिमांड इक्वल्स टू डीएमडब्ल्यू, बीएमडब्ल्यू का छोटा भाई डीएमडब्ल्यू, डीएमडब्ल्यू, अफेक्टिव डिमांड इक्वल्स टू डीएमडब्ल्यू। डी इज डिजायर, एम इज मींस एंड वी डब्ल्यू इज विलिंगनेस। क्लियर है कि नहीं? अफेक्टिव डिमांड इक्वल्स टू दिस थ्री थिंग्स। सर सही है सर, हमें इतनी बातें क्रिस्टल क्लियर है। ओके, फैंटास्टिक स्टूडेंट्स। अब आता है क्वेश्चन एग्जाम में, व्हाट डिटरमाइंस डिमांड्स। व्हाट डिटरमाइंस डिमांड से का मतलब फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। व्हाट डिटरमाइंस डिमांड्स का मतलब बोलो ना क्या होता है? फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। कि जो डिमांड है वो किन किन फैक्टरों पे निर्भर करता है क्लास। डिमांड जो है वो क्लास किन किन फैक्टरों पे निर्भर करता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। पहले बताएं आपको, तो सुन लीजिए फिर आप लोग। सबसे पहले बच्चे, डिमांड डिपेंड करता है ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। मच इजी एंड आई थिंक यू ऑल विल अंडरस्टैंड इट। अगर नॉर्मल कमोडिटी का बात करें, अभी हम लोग एक्सेप्शंस का बात नहीं करते, पर हम लोग अगर नॉर्मल कमोडिटी का बात करें तो एक प्रोडक्ट महंगा होगा तो उसका डिमांड कम होगा, और एक प्रोडक्ट सस्ता होगा तो उसका डिमांड बढ़ेगा। तो यहाँ पे वी शुड रिमेंबर इतना ही, प्राइस फॉल्स, क्वांटिटी डिमांडेड राइजेस, एंड अगर प्राइस राइजेस क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स, एंड अगर प्राइस राइजेस क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स। एक बात नहीं भूलना है हमने, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, OFRC, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट। अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट का क्या मतलब होता है? अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट का मतलब होता है
कि जब प्राइस बढ़ रहा है डिमांड कम हो रहा है, प्राइस कम हो रहा है डिमांड बढ़ रहा है। अब डिमांड को तो अफेक्ट करने वाले बहुत सारे फैक्टर्स हैं, पर जब हम लोग प्राइस और डिमांड का रिश्ता पढ़ रहे हैं तब हम लोग कोई और फैक्टर को बीच में आने नहीं देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग हैरान हो गए एक क्वेश्चन सुन के। पीवाईक्यू, फाउंडेशन का पीवाईक्यू क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, सुन लीजिएगा आप लोग। पहले एक बार सुन लीजिए क्या बोला मैं। प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी घटा, प्राइस घटा तो क्वांटिटी बढ़ा। ये तो हर बच्चा समझ में आया, हर बच्चे को समझ में आया, मजा आपको आएगा। ये जो अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट मैंने आपको बोला है ना, कहा गया अदर फैक्टर्स बीइंग इक्वल, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, इसको प्यार से क्या बोलते हैं, ceteris paribus। दिस वाज द फाउंडेशन क्वेश्चन पीवाईक्यू। क्या पता है कि अदर थिंग्स बीइंग इक्वल का दूसरा नाम क्या है, ceteris paribus। पीवाईक्यू है, लिख लो बगल में पीवाईक्यू। अब देखो अटेम्प्ट मेरे को याद नहीं है तो डोंट आस्क मी दैट, बट आया है, Jan 26 के करीब ही आया है। सर हमें बात समझ में आ गया, सर हमें बात समझ में आ गया। तो ceteris paribus मींस अदर थिंग्स बीइंग इक्वल या अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, बराबर बात है सर। अब आगे बात करते हैं बच्चे। अगर हम लोग बात करें प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज का, तो स्टूडेंट्स रिलेटेड कमोडिटीज जो आपके होते हैं वो एक तरीके के होते हैं कि दो तरीके के होते हैं, बताइए। दो तरीके के होते हैं रिलेटेड कमोडिटीज। एक है आपके कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और एक है सब्स्टिट्यूट गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और एक क्या है बोलिए, सब्स्टिट्यूट गुड्स। सर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं गुड्स दैट आर यूज्ड टुगेदर। गुड्स दैट आर यूज्ड टुगेदर मतलब, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दूं, कार प्लस पेट्रोल, कार और पेट्रोल बच्चे साथ में यूज हो रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। और सब्स्टिट्यूट गुड्स का एग्जांपल है टी एंड कॉफी, एक दूसरे का दुश्मन, जो लोग सेम पर्पस सेटिस्फाई करता है एंड इस वजह से दे आर एनिमीज ऑफ वन अनदर। कंपीटिंग गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स मतलब कंपीटिंग गुड्स, टी एंड कॉफी। अब स्टूडेंट्स पहले कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का बात करा जाए। लेट्स सी व्हाट इज रिटन हियर। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड सर्विसेज आर दोज दैट आर bought और consumed together और simultaneously, जिनको साथ में खरीदा या यूज करा जाता है। अब आप लोग एक बात का जवाब दीजिए मुझे, अगर बच्चे आपका कार महंगा हो जाता है, गाड़ियां महंगी हो जाती है, स्टूडेंट्स अगर गाड़ियां महंगी हो जाती है, पे अटेंशन, इफ प्राइस ऑफ कार राइजेस, कार महंगा हो गया तो कार का डिमांड क्या होगा, कम हो जाएगा। और अगर बच्चे कार का डिमांड कम हो गया तो पेट्रोल का डिमांड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सो इफ प्राइस ऑफ कार राइजेस then quantity of petrol goes down. If price of car rises then quantity demanded of petrol goes down. If price of car rises then quantity demanded of petrol goes down. अगर कार महंगा होता है तो पेट्रोल सस्ता हो जाता है, अगर कार महंगा होता है तो पेट्रोल सस्ता हो जाता है, आई मीन पेट्रोल का डिमांड जो है वो कम हो जाता है। यस और नो? अब ये बात अगर समझ में आ गया है ऐसा क्यों है वो भी समझा देता हूँ। स्टूडेंट जस्ट सेइंग, एक बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है, इसको ना इनवर्स रिलेशनशिप बोलते हैं। सर जरा समझाना ये आपने क्या कहा। अगर गाड़ी महंगा हो गया तो लोग गाड़ियां कम खरीदेंगे, तो भाई जब गाड़ी कम खरीदेंगे तो पेट्रोल भी ऑटोमेटिकली कम ही खरीदेंगे ना। इसको बोलते हैं इनवर्स रिलेशनशिप। इफ प्राइस ऑफ वन राइजेस द क्वांटिटी ऑफ अदर गोज डाउन। अब हम लोग बात करते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। इनवर्स रिलेशनशिप था कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में। अब अगर हम लोग सब्स्टिट्यूट गुड्स का बात करें, अब अगर हम लोग सब्स्टिट्यूट गुड्स का बात करें, स्टूडेंट्स मान लो चाय महंगा हो गया तो लोग चाय पीना कम कर देंगे, और अगर चाय पीना कम कर देंगे तो कॉफी पीना बढ़ा देंगे, तो क्वांटिटी परचेज्ड ऑफ कॉफी इज गोइंग टू गो अप। स्टूडेंट्स ये जो है सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, इसको बोलते हैं डायरेक्ट रिलेशनशिप। इसको क्या बोलते हैं बोलो, डायरेक्ट रिलेशनशिप। एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, दैट्स कॉल्ड डायरेक्ट रिलेशन। सर यार ये बात तो समझ में आ गई, ये डायरेक्ट रिलेशन वाला बातचीत तो सर समझ आ गया, ये डायरेक्ट रिलेशन वाला बात तो सर समझ में आ गया।
सर बात समझ आया? हाँ सर बात तो श्योरली समझ में आया। ये देखो यहाँ लिखा है, two commodities are called competing goods or substitutes when they satisfy the same want and can be used with ease in place of one another। एक दूसरे की जगह पे यूज करा जा सकता है, तब उनको सब्स्टिट्यूट बोलते हैं। अब लिखा है इंक पेन और बॉल पेन सब्स्टिट्यूट गुड्स। यहां पर लिख लेना देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप। डायरेक्ट रिलेशनशिप को पॉजिटिव रिलेशनशिप भी बोलते हैं। सर मतलब अगर इंक पेन महंगा हुआ तो बॉल पेन का डिमांड ऊपर चला जाएगा, इंक पेन अगर महंगा हुआ तो बॉल पेन का डिमांड ऊपर चला जाएगा। यस सर अंडरस्टूड है। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द डायरेक्ट या पॉजिटिव रिलेशनशिप। इजी है, इजी है सर, अंडरस्टैंडेबल है एंड इजी है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में मैंने क्या सिखाया आप लोगों को कि अगर एक प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ता है तो दूसरे का डिमांड कम हो जाता है। सर समझ आ गया। तीसरी बात, डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द कंज्यूमर। हाँ ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहाँ डिस्कशन जो है वो लंबा चलेगा, ध्यान से सुनो। सबसे पहले नॉर्मल गुड्स, इसमें तीन तरीके का गुड्स है, लिख लो पहले। नंबर वन नॉर्मल गुड्स, नंबर टू इंफीरियर गुड्स। इसमें तीन तरीके के गुड्स का बात है, नॉर्मल, इंफीरियर और तीसरी बात है एसेंशियल कंज्यूमर गुड्स। अंडरस्टूड है? चलो अब बातचीत करता हूं और फिर एक बार लग्जरी गुड्स का भी बात करूंगा। लिख लो नंबर फोर लग्जरी गुड्स। चार बातें। सबसे पहले शुरू करते हैं शुरू से, यानी कि नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स का अगर बात करूं तो मैं बोल सकता हूं आपको, हमारे घर में जो फर्नीचर है, हमारे पास जो कपड़े हैं, ये सब क्या हो गए? नॉर्मल गुड्स। क्या हो गए? नॉर्मल गुड्स। अब एक सिंपल सा बात बताइए क्लास में, अगर आपका डिस्पोजेबल इनकम, मतलब वो इनकम जो आपके पास खर्च करने के लिए है, अगर वो इनकम बढ़ जाता है, जो इनकम बच्चे आपके पास खर्च करने के लिए है, अगर वो इनकम आपका बढ़ जाता है तो आपका डिमांड क्या होगा? बढ़ेगा ना। अगर मेरा इनकम बढ़ जा रहा है तो मैं और कपड़े खरीदूंगा, क्वांटिटी डिमांडेड राइजेस। एज डिस्पोजेबल इनकम राइजेस, क्वांटिटी डिमांडेड राइजेस। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। डिस्पोजेबल इनकम जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो बढ़ेगा। जैसे जैसे डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगा। सर बातचीत सही है, सर बातचीत सही है। अंडरस्टूड है क्लास, अंडरस्टूड है। अब अगर हम लोग बातचीत करें, यहाँ ध्यान दीजिएगा, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ा तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ा, निकल जाओ। इसको बोलते हैं डायरेक्ट रिलेशनशिप या पॉजिटिव रिलेशनशिप। क्यों? जो आपने आप लोगों ने खुद ही एग्री कर दिया कि सर अगर आपका इनकम ज्यादा है तो आप ज्यादा कपड़े अफोर्ड कर पाओगे तो खरीदोगे। अब बात करते हैं इंफीरियर गुड्स। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये रिश्ता बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये रिश्ता बड़ा इंटरेस्टिंग है, सुनिएगा। कोई फैमिली है, देखिए, मान लीजिए एक फैमिली है जो राइस कंज्यूम करती है। मैं एकदम सिंपल एग्जांपल देता हूँ, एक है गुड क्वालिटी राइस, एक है पुअर क्वालिटी राइस, ठीक है ना। अब किसी का इनकम कम है, ठीक है कम, वो पुअर क्वालिटी राइस कंज्यूम कर रहा है, तो पुअर फैमिली है, कोई उपाय नहीं है। इनकम बढ़ता है तो मे भी पहले पुअर क्वालिटी राइस कम कंज्यूम हो रहा था, तो वो लोग अब सब कोई पेट भर के खाएंगे, तो पुअर क्वालिटी राइस का कंजम्पशन बढ़ेगा, पहले बढ़ेगा, पहले बढ़ेगा। पर अब मान लो इनकम और बढ़ गया, तो जब अब इनकम और बढ़ जाएगा तो क्या वो लोग अभी भी पुअर क्वालिटी चावल ही खाएगा क्या? अब दे विल शिफ्ट टू गुड क्वालिटी चावल, नाउ दे विल शिफ्ट टू गुड क्वालिटी राइस। तो इसका मतलब इंफीरियर गुड्स में क्या होता है, इनकम बढ़ने के साथ साथ क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ता है अप टू
a certain level, up to a certain level, इनकम बढ़ने के साथ साथ क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ता है अप टू अ सर्टेन लेवल, एंड बियॉन्ड दैट जब इनकम बढ़ता है तब इंफीरियर गुड्स का डिमांड कम हो जाता है. व्हाई? बिकॉज पीपल शिफ्ट टू बेटर ऑल्टरनेटिव्स. लोग अब बेटर ऑल्टरनेटिव्स कंज्यूम करने लगेगा. तुम लोग समझ गया ना. एग्जांपल है कि एक फैमिली है मिस्टर XYZ, जिन लोगों का इनकम कम था तो पुअर क्वालिटी चावल खा रहे थे. इनकम बढ़ा तो जो पुअर क्वालिटी चावल है घर पे और आने लग गया, और अब इनकम बहुत ज्यादा हो गया था तो वो लोग पुअर क्वालिटी चावल को क्या कर देंगे, कम या बंद कर देंगे और बेटर क्वालिटी पे शिफ्ट हो जाएंगे. तो ऐसे गुड्स जिनका इनकम बढ़ने से डिमांड एक हद तक तो बढ़ता है एंड उसके बाद डिक्रीज होने लगता है. आप इसमें देखो एक बैकवर्ड बेंडिंग शेप फील होगा आपको. देखोगे ये देखो यहाँ आपको एक बैकवर्ड बेंडिंग कर्व फील होगा. इधर देखना, इनकम बढ़ने के साथ साथ डिमांड बढ़ा और एक हद के बाद डिमांड कम हो गया इनकम बढ़ने के साथ साथ. अंडरस्टूड और नॉट? अब स्टूडेंट एक बात याद रखिएगा, एक बात याद रखिएगा, डिमांड के लिए, डिमांड के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ, ये बात सिर्फ डिमांड के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ. कोई भी चीज का क्वांटिटी हो पूरे इकोनॉमिक्स में, एनी क्वांटिटी you will always express in x-axis and a factor affecting that quantity you will always express in that y-axis. Y-axis, in that y-axis. मैं श्योर हूं कि बच्चे बात समझ में आ रही है, बात ध्यान रहेगी. ठीक है, ठीक है, ठीक है सर. अब आते हैं कुछ एसेंशियल कंज्यूमर गुड्स पे. याद रखिएगा एग्जाम में जब आएगा तो एसेंशियल कंज्यूमर गुड्स के नाम पर आएगा, जैसे कुकिंग ऑयल, फूड ग्रेन्स, फ्यूल, है ना, एंड बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ. इसमें क्या देखा जाता है, आइए पढ़ते हैं. अ चेंज इन कंज्यूमर्स इनकम. अगर कंज्यूमर का इनकम बढ़ेगा तो इन चीजों का डिमांड भी बढ़ेगा, बट बहुत धीमे बढ़ेगा या कांस्टेंट हो जाएगा. क्यों? क्योंकि अगर आपका इनकम बहुत ज्यादा हो गया तो क्या आप अपने खाने में और तेल डाल लोगे, बहुत ज्यादा तेल डाल लोगे. अंबानी खाने में बहुत तेल डालता है क्या? उसका बच्चा को देख के लगता होगा भले, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रियल लाइफ में वो ऐसा करता है. यस और नो? यस और नो? बोलने का मतलब है इनकम बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा इन सब चीजों का, बट नेग्लिजिबल, बट नेग्लिजिबल, बट नेग्लिजिबल. क्लियर है कि नहीं क्लियर है? राइट सर. ऑल्दो विल कॉज एन इंक्रीज इन डिमांड फॉर वजह, बट दिस इंक्रीज विल बी लेस देन द प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन इनकम. मतलब इनकम बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा बट उतना तेजी से नहीं बढ़ेगा, लेस देन द प्रोपोर्शनेट. ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. बट दिस इंक्रीज विल बी लेस देन द प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन इनकम. और एक हद के बाद तो पता है क्या, कुकिंग ऑयल का डिमांड जो है वो कांस्टेंट हो जाए. मान लो पहले आपके घर में कम कुकिंग ऑयल आ रहा है, आपके मतलब कोई भी XYZ फैमिली के घर पे जहां पे इनकम कम रहा होगा बेचारों का, इनकम बढ़ा तो कुकिंग ऑयल का डिमांड बढ़ा उनके घर पर एक हद के बाद तो कुकिंग ऑयल कांस्टेंट हो जाएगा. इसका मतलब ऐसे एसेंशियल गुड्स में क्या होगा, इनकम बढ़ने के साथ साथ डिमांड बढ़ेगा थोड़ा सा, एंड उसके बाद ग्रेजुअली क्या होगा, बहुत कम बढ़ेगा या एकदम ऐसा कांस्टेंट शेप को अपना लेगा. यस सर, बात तो समझ आ रही है? यस सर, बात तो आ रही है. बराबर बात है. अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट बात जो है वो है लग्जरी गुड्स एंड प्रेस्टीज गुड्स. ये बड़ा खतरनाक पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट. मैं चारों को रिकैप करवाऊंगा. इनकम बढ़ गया आपका, लग्जरी गुड जो है, लग्जरी गुड जो है, अब आपका लग्जरी गुड्स का आपका जो डिमांड है वो बढ़ता है जब इनकम एक लेवल के बियॉन्ड क्रॉस हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल आप देखो ना, फॉर एग्जाम्पल आप देखो ना, गाड़ी, आपका इनकम ज्यादा है, आप एक गाड़ी लिए और भयानक इनकम बढ़ा, आप लग्जरी गुड्स बेटर मॉडल ऑफ दैट गाड़ी लिए, 3-3 4-4 गाड़ी है, आपका स्टाफ भी गाड़ी से सामान लेके आता है, इतना ज्यादा पैसा हो गया. क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज demand for luxury goods and prestige goods arise beyond a certain level of consumer income and keep rising as income increases. लग्जरी गुड्स में क्या खतरनाक चीज है, इनकम जैसे जैसे बढ़ेगा इनका डिमांड भी बढ़ते चला
जाएगा और लग्जरी आदमी एक्सप्लोर करना चाहेगा। मान लो कि मैं कलकत्ता में रहता हूँ, मेरा इनकम बढ़ गया, एग्जांपल दे रहा हूँ, तो अगर मेरा इनकम बढ़ गया तो मैं कलकत्ता में घर ले लूँ। मेरा इनकम और बढ़ गया, मैं सोचूंगा बाहर घर ले लूँ। मेरा और इनकम बढ़ गया, मैं सोचा कंट्री के बाहर घर ले लूँ। और इनकम बढ़ गया, मैं सोचूंगा मार्स में घर ले लूँ। बोलने का मतलब क्या है कि एक आदमी को और ये हो रहा है, मतलब हम ऐसा कुछ इम्प्रैक्टिकल बात नहीं की है। अभी जो है अपना नासा जो है वो चांद पे आर्टेमिस भेजा था। आर्टेमिस एक मिशन था, जो लोग नहीं देखते, जो लोग खाली इंस्टाग्राम रील देखते हैं, उनको नहीं नॉलेज होगा इसका। नासा एक आर्टेमिस मिशन लॉन्च करा था, जो चांद के आसपास जाकर आया, बिकॉज देयर गोल इज, एंड क्यों ऐसा किया गया मैं आपको इसका भी लॉजिक बताता हूँ। सर ये साइंस क्लास क्यों बन गया, 1 मिनट में बताता हूँ। क्या लॉजिक था कि जब भी अर्थ से हम लोग मार्स में कोई रिसर्च के लिए भेज रहे थे ना, तो अर्थ का जो ग्रेविटी है उसको ओवरकम करने में एक रॉकेट का 100 यूनिट फ्यूल है, तो 60 यूनिट फ्यूल खाली अर्थ का ग्रेविटी को तोड़ने में निकल जाता था। बाहर में तो कोई फ्रिक्शन नहीं है स्पेस में, तो कोई दिक्कत नहीं होता है। तो एलॉन मस्क का ये आइडिया था कि बार बार जब रॉकेट लॉन्च करना है, अर्थ से लॉन्च करना लॉन्ग रन में कॉस्टली पड़ेगा। सो दे आर प्लानिंग कि मून में एक बेस सेट करा जाए कि फ्यूचर में मार्स तक कुछ भी भेजना है तो वो रॉकेट एक कॉलोनी मून में बैठे, जो रॉकेट मून से लॉन्च हो। दैट विल बी मोर कॉस्ट इफेक्टिव इन द लॉन्ग रन। उस पर रन अभी ये जो है रिसर्च चल रहा है इन दिस पर्टिकुलर मिशन ऑफ आर्टेमिस। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि ये इम्पॉसिबल नहीं है। आज से अभी लग रहा है, एक टाइम पे तो ये भी लगता था, अगर आज से 100 साल 150 साल पहले जाओ या 200 साल पहले जाओ, कि आप धीरे से कुछ बोलोगे और आपका दूर अमेरिका में बैठा दोस्त को सुन जाएगा। कैसा अजीब सा लगता था, ये कैसे पॉसिबल है। बट आज टेलीफोन से वो नहीं हो रहा है क्या, मोबाइल फोन से वो नहीं हो रहा है कि आप धीरे से कुछ बोलते हो और आपका दोस्त अमेरिका में वो सुन पाता है। अगर 200 साल पहले जाओ तो ये इम्पॉसिबल सा लग रहा है। तो सेम चीज वहां पर भी हो। खैर, कमिंग बैक टू द टॉपिक आई वाज ट्राइंग टू से इज कि लग्जरी गुड में इनकम जब तक बढ़ेगा तब तक डिमांड बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, कमिंग बैक स्टूडेंट्स, मैंने इनकम वाली पॉइंट के अंदर 4 तरीकों की गुड्स का जिक्र करा। लेट मी हाईलाइट इट फॉर यू। नंबर 1, नॉर्मल गुड्स लाइक हाउस होल्ड फर्नीचर, इनकम बढ़ेगा डिमांड बढ़ेगा। लग्जरी गुड्स सेम, इनकम बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा। इंफीरियर गुड्स, इनकम बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा एक हद तक, उसके बाद जो है डिमांड कम होने लगता है क्योंकि लोग बेटर ऑल्टरनेटिव में स्विच करने लगते हैं। और आखिर बात, एसेंशियल कंज्यूमर गुड्स। क्या? एसेंशियल कंज्यूमर गुड्स। जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ेगा, एसेंशियल गुड्स का डिमांड शायद थोड़ा सा बढ़े, बट बाद में वो बहुत कम प्रोपोर्शन में इंक्रीज होगा। कम प्रोपोर्शन में इंक्रीज होगा का मतलब मान लो इनकम 50% से बढ़ा, तो डिमांड शायद 10% से या 5% से बढ़ेगा, ज्यादा जोश में इनकम रहेगा। आगे यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात लिखा हुआ है, बिजनेस मैनेजर शुड बी फुली अवेयर ऑफ द नेचर ऑफ गुड्स विच दे प्रोड्यूस एंड द नेचर ऑफ रिलेशनशिप ऑफ गुड्स विद इनकम। ऐसा क्यों? क्योंकि बिजनेस इकोनॉमिक्स है, तो इकोनॉमिक्स का कोई भी कॉन्सेप्ट बिजनेस में लगाकर अगर हम लोग नहीं पढ़ेंगे तो वो पढ़ाई खराब है। तो बिजनेस मैनेजर को क्या देखना चाहिए कि वो क्या गुड्स बेच रहा है और उसका इनकम के साथ क्या रिश्ता है। अब फॉर एग्जांपल, अगर कंज्यूमर्स का इनकम बढ़ रहा है, अगर कंज्यूमर्स का इनकम बढ़ रहा है, अब बिजनेसमैन को यह देखना चाहिए कि वो इंफीरियर गुड बेच रहा है क्या। अगर वो इंफीरियर गुड बेच रहा है तो वो तैयार रहेगा कि उसका डिमांड गिरने वाला है। अगर वो अपने गोडाउन में या अपने स्टॉक में बेटर क्वालिटी गुड्स नहीं रखेगा तो वो बिजनेस से बाहर हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे सोसाइटी में लोगों का इनकम बढ़ जाएगा एक लेवल के बियॉन्ड, इंफीरियर गुड्स का डिमांड कम होने लग जाएगा। सर समझ में? नेक्स्ट क्या है बच्चे? टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ बायर्स। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ बायर्स। अगर बायर्स को एक प्रोडक्ट पसंद आ रहा है, एक प्रोडक्ट फैशन में है, तो उसका डिमांड बढ़ेगा। अगर प्रोडक्ट इज इन फैशन, अगर फैशन में है तो क्वांटिटी डिमांडेड गोज अप। अगर प्रोडक्ट आउट ऑफ फैशन जाता है तो डिमांड नीचे गिर जाएगा, नीचे गिर जाएगा। अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात आने वाला है, सुन लीजिएगा, सुन लीजिएगा। एक्सटर्नल इफेक्ट्स ऑन यूटिलिटी। यूटिलिटी मतलब वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ। यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। क्लास यूटिलिटी का क्या मतलब होता है?
वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ पर लिखना, यूटिलिटी मतलब वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। अब इस बात को और इलेबोरेट कर देता हूं, इस बात को और इलेबोरेट कर देता हूं, डोंट यू वरी स्टूडेंट्स। अगर एक कमोडिटी आपका वांट सेटिस्फाई करेगा, अगर एक कमोडिटी आपका वांट सेटिस्फाई करेगा, तो आप क्या बोलोगे कि उसमें यूटिलिटी है कि उसमें यूटिलिटी नहीं है? उसमें यूटिलिटी है। अगर एक कमोडिटी आपका वांट सेटिस्फाई कर सकती है, तो आप क्या बोलेगा कि उसमें यूटिलिटी है। और अगर एक कमोडिटी आपका वांट सेटिस्फाई नहीं कर सकती, तो उसमें यूटिलिटी नहीं है। ये याद रखिएगा, यूटिलिटी का प्रोडक्ट के यूजफुल होने से कोई लेना देना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जो आदमी सिगरेट पीता है, सिगरेट रियल लाइफ में क्या यूजफुल है कि हार्मफुल है? हार्मफुल है। पर जो सिगरेट पी रहा है उसको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। तो सिगरेट में उस इंसान के लिए यूटिलिटी है। डंबल्स एक्सरसाइज करने के काम आते हैं। आर इट गुड और नॉट? दे आर डेफिनेटली गुड, दे आर डेफिनेटली यूजफुल। पर जो आदमी भाई एक्सरसाइज ही नहीं करता है, उसको क्या मतलब है डंबल से? उसके लिए यूटिलिटी नहीं है। तो यूटिलिटी का लेना देना वांट सेटिस्फाइंग पावर से है। यूटिलिटी को इस बात से कोई मतलब नहीं है, यूटिलिटी को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि वो जो प्रोडक्ट है वो यूजफुल है या नहीं। अच्छा, अब ये आप क्यों बोल रहे हैं? बोले कुछ पॉइंट्स है, जैसे डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, बैंड वैगन इफेक्ट, वेवलिन इफेक्ट एंड स्नॉब इफेक्ट, दे प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द डिमांड फॉर। क्या इफेक्ट बोला मैं? बोलो, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, बैंड वैगन इफेक्ट, वेवलिन इफेक्ट एंड स्नॉब इफेक्ट। ये सारे फैक्टर्स भी डिमांड को अफेक्ट करते हैं। इनफैक्ट इनके कुछ टर्म्स को पॉइंट आउट करने वाले लोगों का नाम भी रेलिवेंट है। सुनिए, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट क्या है? आप अपने चार दोस्तों को देखते हो कि उनके हाथ में एप्पल का फोन है। क्योंकि उनके हाथ में एप्पल का फोन है, तो आपको भी एप्पल का फोन चाहिए। अंडरस्टूड और नॉट? दैट इज डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। क्योंकि बाकी सबके पास है, तो मेरे को भी चाहिए। जैसे अगर आप लोग डोरेमोन दिखता था, तो नोबिता, नोबिता इज एन एग्जांपल ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। कि उसके दोस्तों के पास, नोबिता के दोस्तों के पास, जैसे डेकी सुकी हो गया, और फिर क्या सुनियो हो गया, इन लोग के पास कुछ ना कुछ रहता था। तो इस वजह से नोबिता को भी वही सब चाहिए था। सुनियो के पास गैजेट्स है, सुनियो के पास गैजेट्स था, सुनियो के पास लग्जरी कार टॉयज था, तो नोबिता को चाहिए। डेकी सुकी के पास शिजुका, छोड़ो इस बारे में हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट मतलब कोई और के पास कुछ और है तो वो मेरे को भी चाहिए। दैट इज डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। इस टर्म को कॉइन किया था जेम्स डजनबेरी ने। अ वेरी इंपॉर्टेंट नेम टू बी रिमेंबर्ड। Demonstration effect was coined by which person? James Dusenberry. Demonstration effect was a term coined by James Dusenberry. ये क्या है? ये लोगों का डिजायर है टू एम्यूलेट। एम्यूलेट मतलब कॉपी। एम्यूलेट का मतलब क्या? टू कॉपी द कंजम्पशन बिहेवियर ऑफ अदर्स। क्योंकि अदर्स कंज्यूम कर रहे हैं, तो मेरे को भी ये कंजम्पशन कर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? In other words, people buy or have things because they see that other people are also able to have them. क्योंकि बाकी लोगों के पास है, तो मेरे को भी ये चीज चाहिए। That is what exactly is आपका डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। अच्छा, कॉइन करने वाले का नाम एक बार याद रखिएगा, जेम्स डजनबेरी। क्लियर है? ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पे वही है। एग्जाम्पल वो सेलफोन वाला जो मैंने आपको कहा कि आप देख रहे हो आपके दोस्तों के पास फोन है, तो आपको भी पर्सनल फोन चाहिए। दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। बैंडवैगन इफेक्ट भी सिमिलर है डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट जैसा ही। बैंडवैगन इफेक्ट रेफर टू एक्सटेंड टू विच डिमांड फॉर अ commodity is increased due to the fact that others are also consuming the same commodity. It represents the desire of people to purchase a commodity in order to be fashionable or stylish or to conform to the people they wish to be associated. यहां आपको एक ग्रुप से एक्सेप्टेबिलिटी चाहिए। बैंडवैगन इफेक्ट का मतलब क्या है? डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट का क्या मतलब था? क्योंकि बाकी सबके पास है, तो मेरे को भी चाहिए।
बैंड वैगन इफेक्ट भी सिमिलर चीज है, बस बैंड वैगन इफेक्ट में क्या है कि आपको ये लगता है उस ग्रुप में आपको तब बैठाया जाएगा जब आप भी वैसे हो जैसा वो ग्रुप है, दैट इज बैंड वैगन इफेक्ट। मैं एग्जांपल देता हूं आप लोगों को। मान लो आपके कुछ दोस्त लोग, ठीक है ना, बिजनेस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बिजनेस कर रहे हैं, और आपको भी बिजनेस प्लान डिस्कस करना है। अब आपके पास जो 4 मैनेजर्स का नंबर आया, या आपके 4 दोस्त बोल लो या 4 मैनेजर्स, इन लोग चारों जन मिल रहे हैं एक पार्टी में, जहां पे दे विल ड्रिंक एल्कोहल। एकदम सिंपल सा एग्जांपल, जहां पे दे विल ड्रिंक एल्कोहल। आपको चाहिए इस ग्रुप से एक्सेप्टेबिलिटी, तो यू विल हैव टू बी द 5th पर्सन टू डू दैट। ये हो गया बैंड वैगन इफेक्ट, क्योंकि सब कर रहे हैं तो मेरे को इस ग्रुप से एक्सेप्टेंस चाहिए, वरना ये ग्रुप ही मेरे को रिजेक्ट कर देगा। इस डर से आप उस प्रोडक्ट को एक्सेप्ट कर रहे हो, उस प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ा रहे हो, दैट इज बैंड वैगन इफेक्ट। ठीक है ना? हाँ सर। और स्नॉब इफेक्ट क्या होता है? स्नॉब इफेक्ट क्या होता है? इन सबका अपोजिट। देखो, डेमोन्स्ट्रेशन और बैंड वैगन इफेक्ट आप लोग एक ही मान सकते हो। क्या? दोनों का मूल रहस्य यही है कि क्योंकि सबके पास है तो मेरे को चाहिए, तो तुम लोग लिख ही लो ना, कोई दिक्कत नहीं है। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट इक्वल्स टू बैंड वैगन इफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट इक्वल्स टू बैंड वैगन इफेक्ट। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट इक्वल्स टू बैंड वैगन इफेक्ट, सेम ही है। क्या है डेमोन्स्ट्रेशन या बैंड वैगन इफेक्ट? सबके पास है तो मेरे को भी चाहिए, खत्म। भले ही वो प्रोडक्ट महंगा है, बट क्योंकि सबके पास है तो मेरे को भी चाहिए। एक और फैक्टर जो डिमांड को अफेक्ट करता है, जो इनका एकदम अपोजिट है, वो क्या है? स्नॉब इफेक्ट। क्या है बोलो? स्नॉब इफेक्ट। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, बताओ क्यों? डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट में आपको प्रोडक्ट क्यों चाहिए था? क्योंकि सबके पास है, आपके पास नहीं है तो आपको अजीब लग रहा है, आपको चाहिए। स्नॉब इफेक्ट में है कि अगर सबके पास है तो मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को कुछ बेटर चाहिए, कुछ एक्सक्लूसिव चाहिए। ये जो सबके पास है, मेरे को ये हर्ड, मेरे को ये ग्रुप का पार्टी नहीं बनना है। दैट इज स्नॉब इफेक्ट। दैट इज स्नॉब इफेक्ट। द डिजायर टू ओन समथिंग ऑफ प्रेस्टीज। जैसे कि अगर कोई 4 दोस्त है आपके, किसी के पास i20 है, किसी के पास होंडा सिटी है, ये गाड़ी है, तब बोल रहा है ये सब तो इन लोगों के पास भी है, तो मेरा गाड़ी को कौन देखेगा? हम ये सब गाड़ी नहीं लेगा, हमको ऑडी चाहिए, BMW चाहिए, और है ये पोर्स चाहिए, और है रोल्स रॉयस चाहिए। मतलब हमको कोई गाड़ी इसलिए चाहिए क्योंकि हमको बाकी लोग जैसा नहीं दिखना, हमको एकदम अलग दिखना। दैट इज स्नॉब इफेक्ट। It is understood as a desire to possess a unique commodity having a prestige value। एकदम अपोजिट है। इसमें क्या होता है इंटरेस्टिंग, कि अगर एक प्रोडक्ट बहुत लोगों में डिमांड होने लगता है, तो स्नॉब इफेक्ट की वजह से उसका डिमांड कम हो जाता है, क्योंकि बहुत लोग कंज्यूम कर रहे हैं तो हम कंज्यूम नहीं करेंगे। तो इसका इफेक्ट एकदम अपोजिट होता है, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। सर समझ में आ गया? ठीक है, आगे। हाईली प्राइस्ड गुड्स आर कंज्यूम्ड बाय स्टेटस सीकिंग रिच पीपल, जो मैंने अभी आपको बताया, टू सेटिस्फाई देयर नीड फॉर कंस्पिकुअस कंजम्पशन। दिस इज कॉल्ड वेबलिन इफेक्ट, नेम्ड आफ्टर अमेरिकन इकोनॉमिस्ट। यस, वेबलिन इफेक्ट किसके नाम पर है? जिसने ये कॉन्सेप्ट को दिया था, थॉर्स्टेन वेबलिन। थॉर्स्टेन वेबलिन के नाम पर है ये। थॉर तो आपको याद ही होगा, गॉड ऑफ थंडर टाइप है, तो थॉर्स्टेन वेबलिन। क्लियर है? जैसे एक्सपेंसिव कार और ज्वेल। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं वेबलिन इफेक्ट इज मच लाइक स्नॉब इफेक्ट? हाँ आप बोल सकते हैं, हाँ आप बोल सकते हैं। जैसे डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट बैंड वैगन इफेक्ट है, ऑस्टिन इफेक्ट यानी कि वेबलिन इफेक्ट आपका कंस्पिकुअस कंजम्पशन या स्नॉब इफेक्ट के बराबर है। नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशंस रिगार्डिंग फ्यूचर प्राइसेस या इनकम्स एक्सेट्रा। ये भी एक फैक्टर है जो डिमांड को अफेक्ट करता है। सर अब आप समझाइए हाउ। सर प्लीज एक्सप्लेन अस हाउ, प्लीज एक्सप्लेन अस हाउ। स्टूडेंट्स, अगर आपको लगता है, पे अटेंशन क्लास, अगर आपको लगता है
आप एक कंज्यूमर है, मान लो लेदर बैग्स का बात चल रहा है। किसका बात चल रहा है? लेदर बैग्स। आपको सुनने में आया कि फ्यूचर में जो है लेदर बैग का जो प्राइस है वो बढ़ेगा, और आपको लेदर बैग खरीदना था, ये आपने सोच रखा था। अगर फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा, ये आपको ऐसा लग रहा है, तो आप प्रेजेंट में उसका क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ा देगा ना। क्यों? क्योंकि आप क्या फ्यूचर हायर प्राइस पे खरीदना चाहेगा? नहीं, तो आप प्रेजेंट लोअर प्राइस पे खरीद के एंजॉय करेगा। और वैसे ही अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में प्राइस कम होने वाला है, तो आप बोलेगा कि जब दाम गिरेगा ही फ्यूचर में, तो आज कम खरीदते हैं, आज का क्वांटिटी डिमांडेड कम हो गया, आप लोग जो है फ्यूचर में खरीद लेंगे। दिस इज ऑल अबाउट एक्सपेक्टेशन। सच में फ्यूचर में प्राइस बढ़ा या घटा मैंने नहीं बोला, मैंने कहा एक्सपेक्टेड है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा, तो प्रेजेंट क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगा। और अगर एक्सपेक्टेड है फ्यूचर में प्राइस गिरेगा, तो प्रेजेंट क्वांटिटी डिमांडेड घट जाएगा। क्यों? क्योंकि आप फिर फ्यूचर में ही खरीदना चाहेंगे। क्लियर है कि नहीं स्टूडेंट्स? अब तक जो मैं आपको बता रहा था ना, वो था फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिमांड। इसमें आपको मैं एक कॉन्सेप्ट बता दूं बिफोर आई टीच फर्दर। बच्चे, डिमांड का दो कॉन्सेप्ट होता है, क्लास इधर ध्यान दे देना। एक होता है इंडिविजुअल डिमांड, है ना, और एक होता है मार्केट डिमांड। डिमांड का दो कॉन्सेप्ट होता है बच्चे, एक होता है इंडिविजुअल डिमांड और एक होता है मार्केट डिमांड। इंडी डिमांड और मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड का क्या मतलब है सर? सर इंडिविजुअल डिमांड का क्या मतलब है बच्चे? इंडिविजुअल डिमांड का मतलब होता है कोई कमोडिटी का डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड का मतलब होता है कोई कमोडिटी का डिमांड। पे अटेंशन क्लास। इंडिविजुअल डिमांड का मतलब होता है कोई कमोडिटी का डिमांड। लिसन केयरफुली। किसी कमोडिटी का डिमांड एक कंज्यूमर का एट डिफरेंट प्राइसेस। तो मान लीजिए कि मेरे सामने रुद्राक्ष बैठे, तो रुद्राक्ष इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी। अब रुद्राक्ष ने बोला कि सर अगर प्रोडक्ट का प्राइस ये रहा, मान लो 100, तो हम 500 यूनिट खरीदेंगे। रुद्राक्ष ने कहा अगर 80 रुपीज हो गया तो हम 600 यूनिट खरीदेंगे। यहाँ पे मैंने एक कंज्यूमर रुद्राक्ष का बात किया, दैट इज इंडिविजुअल डिमांड। पर मान लीजिए यहाँ पे कोई और पर्सन भी आ जाता है, मान लीजिए ऋत्विक को भी मैं बोलता हूँ, तो ऋत्विक बोल रहा है सर हम इस लेवल पे 400 खरीदेंगे, इस लेवल पे 500 खरीदेंगे। तो रुद्राक्ष, ऋत्विक जैसे सारे कंज्यूमर्स का डिमांड को अगर मैं हॉरिजॉन्टली ऐड कर दूं, उसको बोलते हैं मार्केट डिमांड। तो अगर एक कंज्यूमर का डिमांड को कंसिडर करते हैं किसी प्राइस पर, तो बच्चे दैट इज इंडिविजुअल डिमांड। और अगर आप कंज्यूमर्स का डिमांड को जोड़ दें, then you arrive at what? Then you arrive at what? Then you arrive at market demand. Sir, we do understand. Then you arrive at market demand. अब अदर फैक्टर्स या फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केट डिमांड का अगर बातचीत करा जाए, तो चलिए आइए बातचीत स्टार्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केट डिमांड, आइए बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केट डिमांड। आज अगर बच्चे में फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केट डिमांड बताऊं, सबसे पहले क्या है? साइज ऑफ पॉपुलेशन। क्या है बोलो ना? साइज ऑफ पॉपुलेशन। अगर एक बात बताओ, मार्केट डिमांड का बातचीत चल रहा है मेरा आपसे, कंट्री में पॉपुलेशन बढ़ जाएगा लोगों का, तो मार्केट में डिमांड बढ़ जाएगा। अरे जिस कंट्री में लोग ज्यादा होंगे, पॉपुलेशन ज्यादा होगी, सो ग्रेटर पॉपुलेशन ग्रेटर मार्केट डिमांड। बस ये जो साइड में मैं ये बना रहा हूं ना, ये आपको एग्जाम टाइम में रिवाइज करवाएगा। खाली ये देखिए और रिवाइज हो गया पूरा। आपको कोई लॉन्ग स्टोरी नोट्स तो लिखना नहीं है। पॉपुलेशन बढ़ेगा तो मार्केट डिमांड बढ़ेगा या डिमांड बढ़ेगा इन शॉर्ट? अच्छा, एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बच्चे, आपके आप जिस समाज में रह रहे हो, आप जिस कंट्री में रह रहे हो, वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम क्या है, ये भी तो इंपॉर्टेंट है। नहीं सुने आप बात मेरी? जिस कंट्री में आप रह रहे हो, वहां इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का क्या सीन है, ये तो बताओ। सर मतलब आज अगर मान लो ये कंट्री में, प्लीज पे अटेंशन, प्लीज पे अटेंशन। आज आप मान लो एक कंट्री है जहां पर जहां पर रिच बोल रहा हूँ, माय बैड, यंग लोग ज्यादा है। एक कंट्री है जिसमें यंग लोग ज्यादा है, तो यंग लोग क्या चीज खरीदते हैं? जनरली यंग लोग बाई क्रिकेट बैट्स, दे वांट टू प्ले इन पिकल बॉल कोर्ट्स,
तो इन चीजों का डिमांड बढ़ेगा, पिकल बॉल बैट्स ये सब का। लेकिन अगर ओल्ड एज का पॉपुलेशन ज्यादा है कंट्री में, तो ओल्ड एज के प्रोडक्ट्स का डिमांड ज्यादा होगा, जैसे वॉकिंग स्टिक्स हो गए। तो क्या बिजनेस, अब जैसे इंडिया इंडिया इज नोन टू बी अ यंग कंट्री, मतलब एवरेज एज यहाँ पे इंडिया में 30 ईयर्स है, तो जनरली यंग लोग ज्यादा है हमारी कंट्री। पर आप लोग अगर जापान देखोगे, जापान का जो डेटा आ रहा है वो आ रहा है कि जापान में ओल्ड लोग ज्यादा है, तो वहां वैसे प्रोडक्ट जो ओल्ड कंज्यूम करते हैं वो ज्यादा होगा। सर समझ में आ रहा है क्या बात? हाँ सर, बात समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन। ये बढ़िया है, ये बढ़िया है। अब लेवल ऑफ नेशनल इनकम को समझाने का बहुत इंटरेस्टिंग तरीका है, बहुत आराम से इस पूरे पैराग्राफ को लिखवा सकता हूं दो बातों में, एकदम आराम से पूरा पैराग्राफ कवर कर दूंगा। देखो, सोसाइटी में इक्वालिटी ऑफ इनकम हो सकता है, या सोसाइटी में इनइक्वालिटी ऑफ इनकम हो सकता है। अगर कंपैरेटिव बेसिस पर बात करें, किस बेसिस पर? कंपैरेटिव बेसिस पर। तो अगर सोसाइटी में इक्वालिटी है, तो कोई बहुत ज्यादा रिच भी नहीं है, कोई बहुत ज्यादा पुअर भी नहीं है, तो इसका मतलब तब सोसाइटी में एसेंशियल गुड्स या नेसेसिटीज का जो डिमांड होगा, एसेंशियल गुड्स या नेसेसिटीज का डिमांड जो है वो ज्यादा होगा। इन अ सोसाइटी दैट हैज इक्वालिटी, द डिमांड फॉर एसेंशियल गुड्स और नेसेसिटीज will be increased. There will be more demand. There will be more demand for essential goods or necessities. सर बात सही है, सर बात सही है। लेकिन अगर इनइक्वालिटी है, लेकिन अगर बोलो ना सोसाइटी में क्या है, इनइक्वालिटी है। अब बच्चे, अगर सोसाइटी में इनइक्वालिटी है तो इसका मतलब क्या है? रिच इज वेरी रिच, पुअर इज वेरी पुअर। तो पुअर इतना पुअर है दोस्तों कि वो एसेंशियल्स भी खरीद नहीं पा रहे, और रिच इतना रिच है कि किसका डिमांड ज्यादा होगा? लग्जरी गुड्स का। तो एक सोसाइटी जहां इनइक्वालिटी होगी वहां लग्जरी गुड्स विल बी मोर डिमांडेड, और एक सोसाइटी जहां इक्वालिटी होगी वहां एसेंशियल गुड्स विल बी मोर इन डिमांड। अंडरस्टूड? फिर से बोल रहा हूं, जिस सोसाइटी में इक्वालिटी होगी वहां एसेंशियल गुड्स या नेसेसिटीज का डिमांड ज्यादा होगा, और जिस सोसाइटी में इनइक्वालिटी ज्यादा होगी उस सोसाइटी में लग्जरी गुड्स का डिमांड जो है वो ज्यादा होगा। सही है सर। अगली बात करता हूं, फोर्थ पॉइंट पर आता हूं, कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटीज एंड इंटरेस्ट रेट्स। कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटीज एंड इंटरेस्ट रेट्स। अब एक चीज समझो, अगर इंटरेस्ट रेट कम है, क्लास लोन पर इंटरेस्ट रेट कम है, बच्चे मेरे को एक बात को जवाब देना आपने, अगर किसी सोसाइटी में लोन पे इंटरेस्ट रेट्स कम है तो वैसे सोसाइटी में लोग लोन लेके डिमांड बढ़ा देंगे। पर अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, यानी लोन लेना महंगा है, तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगा? कम हो जाएगा, क्योंकि लोग कम लोन लेना चाहेंगे, तो लोग कम लोन लेना चाहेंगे। गॉट इट? नॉट गॉट इट क्लास? सर बात तो सर समझ आ गया। डन है? सही है सर। और जनरली लोन पे लोग कौन सा गुड्स लेते हैं? ड्यूरेबल गुड्स। क्या कोई लोन लेके सब्जी खरीदने जाएगा क्या? ऑफ कोर्स नहीं। ड्यूरेबल गुड्स, देखो यहाँ लिखा है, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन, आप लोग ध्यान नहीं दे रहे। क्रेडिट फैसिलिटीज mostly determine the demand for investment and for durable goods which are expensive and require bulk payment at the time of purchase. Low rate of interest encourage people to borrow and therefore demand will be more. For what kind of goods? Durable goods that last long. It can be your car, it can be your machinery, it can be your ghar. These are durable goods. Clear है कि नहीं? तो interest rates have a more effect on durable goods. इंटरेस्ट रेट का पेरिशेबल गुड्स पे कोई इफेक्ट होगा क्या?
कोई बैंक में लोन सैंक्शन नहीं करवाएगा कि घर पे छेना फाड़ना है उसके लिए। ऑफ कोर्स कॉमन सेंस से ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो पेरिशेबल गुड है। अंडरस्टूड और नॉट? राइट सर, बात समझ में आता है। एंड आखिर बात, अगर हम लोग बातचीत कर रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड का, देन वी हैव गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड रेगुलेशंस। सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। अगर हम लोग गवर्नमेंट पॉलिसीज की बातचीत करें तो बहुत सीधी सी बात है। अगर आपने प्रोडक्ट पर टैक्स लगाया, अगर आपने प्रोडक्ट पर टैक्स लगाया, क्या लगाया? टैक्स लगाया। स्टूडेंट्स, अगर आपने प्रोडक्ट पर टैक्स लगाया, प्रोडक्ट का दाम बढ़ जाएगा। अगर प्रोडक्ट पर टैक्स लगाया तो प्रोडक्ट का दाम बढ़ जाएगा। अगर प्रोडक्ट का दाम बढ़ जाएगा तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगा। पर अगर आपने किसी प्रोडक्ट पर सब्सिडी अवॉर्ड किया, सब्सिडी अवॉर्ड किया मतलब, सब्सिडी मतलब किसी प्रोडक्ट पे सरकार ने खुद कुछ कॉस्ट बियर कर लिया, तो कंज्यूमर्स के लिए वो प्रोडक्ट सस्ता हो जाएगा, और सस्ता हो जाएगा तो नेचुरली उसका डिमांड बढ़ जाएगा। तो अगर इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ जाए, इनडायरेक्ट टैक्स मतलब प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स जो है वो बढ़ जाए, तो उस प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो ऊपर चल जाता है। तो प्राइस ऊपर चल जाता है तो क्वांटिटी डिमांडेड नीचे चल जाता है। पर अगर गवर्नमेंट, स्टूडेंट्स, अगर गवर्नमेंट किसी प्रोडक्ट पे सब्सिडी बढ़ा दे, एवरीवन, अगर गवर्नमेंट किसी प्रोडक्ट पे सब्सिडी बढ़ा दे तो उस प्रोडक्ट का ओवरऑल प्राइस कम हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने खुद कॉस्ट कुछ बियर कर लिया। तो ऐसे केसेस में प्रोडक्ट का क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगा। आई होप इट्स क्लियर, आई होप इट्स क्लियर। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब अगर हम लोग डिमांड फंक्शन पे चले, सबसे पहले इस फंक्शन वर्ड को आप और हम गहराई से समझेंगे। बच्चे, फंक्शन का मतलब क्या होता है? फंक्शन का मतलब होता है रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। फंक्शन का क्या मतलब होता है, बोलिए ना? रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड, बोलो ना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। As we know, function is a symbolic statement between dependent and independent variables. तो डिमांड फंक्शन क्या है? एक रिलेशनशिप है बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड, बिटवीन डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट। डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट मतलब टोटल डिमांड कितना है। टोटल डिमांड इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि ये बहुत चीजों पर डिपेंडेंट है। किन चीजों पर डिपेंडेंट है? फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, जो भी पढ़ा ना तुम, ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज, इन पर डिपेंडेंट है। तो ये सब हो गए इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। क्या हो गए? इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। एंड इट्स डिटर्मिनेंट्स आर आल्सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इन डिमांड फंक्शन हु इज द डिपेंडेंट वेरिएबल? याद रखिएगा, डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि डिमांड बहुत चीजों पर निर्भर करता है, और जिन चीजों पर निर्भर करता है, जिनको हम लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड बोलते हैं या डिटर्मिनेंट्स बोलते हैं, उनको हम लोग इंडिपेंडेंट या एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स बोलते हैं। याद रखिएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का एक और नाम आप लोगों को मिल गया है, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर आल्सो कॉल्ड एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स। जैसे ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, कंज्यूमर टेस्ट्स एंड प्रेफरेंसेस, ये सारी चीजें जो है ये डिपेंड करते हैं। सर बात समझ में आ रहा है हम लोग? सर ये बात समझ में आ रहा है हम लोगों को? लेकिन अब मैं आपको क्या बताऊंगा, एक सिंपल डिमांड फंक्शन। क्या बताऊंगा, बोलो? एक सिंपल डिमांड फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों को नहीं पता रहता है। बच्चे, अगर एक सिंपल डिमांड फंक्शन का बात करा जाए तो एक सिंपल डिमांड फंक्शन में तीन ही वेरिएबल्स लिखा जाता है। वो है ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। तो अगर एक सिंपल डिमांड फंक्शन का बोला जाए तो ये तीन वेरिएबल्स को कंसिडर करा जाएगा। और एक बात और याद रखिएगा हमेशा, इकोनॉमिक्स हो चाहे मैथमेटिक्स, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है ना, जो किसी पे निर्भर कर रहा है, वो डिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा बच्चे लेफ्ट हैंड साइड पर रहेगा।
और जो इंडिपेंडेंट या एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है, जो इंडिपेंडेंट या एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है वो हमेशा राइट हैंड साइड में डिस्प्ले होगा। जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में डिस्प्ले होगा, और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो हमेशा राइट हैंड साइड में डिस्प्ले होगा। सर समझ आया कि नहीं समझ आया? एवरीवन प्लीज टेल मी। राइट सर, बात समझ में आया। अब अगर हम लोग बात करें लॉ ऑफ डिमांड का, बच्चे लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग बात करें लॉ ऑफ डिमांड का, सब सुनिएगा। व्हाट डज लॉ ऑफ डिमांड टेल अस? पहला बात, लॉ ऑफ डिमांड किसका दिया हुआ है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट जिक्र है। बच्चे, लॉ ऑफ डिमांड बहुत चीजों पर निर्भर करता है, पर ये दिया किस जनाब ने था? अल्फ्रेड मार्शल। वेरी गुड मैन। अल्फ्रेड मार्शल क्या बोला? अगर एक प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ेगा तो उसका क्वांटिटी डिमांडेड घटेगा, अगर एक प्रोडक्ट का प्राइस घटेगा तो उसका क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगा, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट। देखो लिखा हुआ है, प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल डिफाइंड द लॉ दस, द ग्रेटर द अमाउंट टू बी सोल्ड स्मॉलर मस्ट बी द प्राइस। ज्यादा बेचना है, पर अच्छा, अल्फ्रेड मार्शल जो है वो नॉर्मल गुड्स के लिए बात कर रहे हैं। कुछ समय में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड, वहां ये लॉ ऑफ डिमांड होल्ड नहीं कर रहा हो। पर अल्फ्रेड मार्शल बोलता क्या है, एक बार आइए सुनिए और याद रखिएगा। एग्जाम में इंस्टीट्यूट पूछता है आपसे क्या नाम, अभी तक दो तीन नाम हम लोगों ने पढ़ा है। एक थॉर्स्टिन वेबलिन वाला, वेबलिन इफेक्ट के केस में, एक डन्सबेरी वाला नाम, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, जेम्स डन्सबेरी का डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, एक मार्शल का लॉ ऑफ डिमांड में। द ग्रेटर द अमाउंट टू बी सोल्ड, अगर आपको ज्यादा बेचना है प्राइस शुड बी लेस। समझ आ गया? इन शॉर्ट, जो मैंने आपको पढ़ाया था ना फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड में, ऑन प्राइस, ऑन प्राइस, तो इसका मतलब है व्हेन प्राइस फॉल्स क्वांटिटी डिमांडेड राइजेस, व्हेन प्राइस राइजेस क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स। भूलना नहीं, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट। बोलो क्या? अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट। सर हमें बातचीत समझ में आ गई, सर वी हैव अंडरस्टूड दिस। Thus, there is an inverse relationship between price and quantity demanded। और यहाँ क्या लिखा हुआ है खास बात? Ceteris paribus। क्या लिखा हुआ है बोलिए? Ceteris paribus। Ceteris paribus। Ceteris paribus। That's it। आगे, आगे डिमांड स्केड्यूल। बच्चे एक सिंपल वर्ड बोलूंगा और आपको सब समझ आ जाएगा। अच्छा ये याद रखिएगा, एक चीज और बच्चे बोल दिया हूं फिर भी, लॉ ऑफ डिमांड पढ़ते समय बाकी जितने फैक्टर्स हैं ऑन प्राइस को छोड़कर, लॉ ऑफ डिमांड पढ़ते समय बाकी जितने फैक्टर्स हैं ऑन प्राइस को छोड़कर, बाकी जितने फैक्टर्स हैं ऑन प्राइस को छोड़कर, सारे फैक्टरों को क्या माना जाता है? यू हर्ड इट करेक्ट, कांस्टेंट माना जाता है। यू आर करेक्ट, कांस्टेंट माना जाता है। तो प्लीज रिमेंबर दैट। सर हैविंग सेड दैट, यहां पर ये बात तो क्लियर हो गई। अब एक चीज है जिसको बोलते हैं डिमांड स्केड्यूल। कभी भी स्केड्यूल का मतलब आप लोग एकदम सिंपल से बात समझ लो, टेब्यूलर रिलेशनशिप, दैट्स इट। टेब्यूलर रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, टेब्यूलर रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। सर टेब्यूलर रिलेशनशिप, व्हाट इज टेब्यूलर रिलेशनशिप सर? पहले आपने लिखो तो सही, टेब्यूलर रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। इधर देखो, मानो मैंने प्राइस इधर लिखा, क्वांटिटी डिमांडेड इधर लिखा, ठीक है? अब आप लोग देखो, मैं प्राइस लिखा 100 रुपीज,
क्वांटिटी डिमांडेड रहा 50 यूनिट्स, प्राइस बढ़ा के हुआ 200 यूनिट्स, क्वांटिटी डिमांडेड हो गया, प्राइस हुआ 200 रुपया, क्वांटिटी घट के हो गया 20 यूनिट्स, प्राइस और बढ़ाया 300, क्वांटिटी डिमांडेड हो गया 10 यूनिट। ये जो टेब्यूलर रिप्रेजेंटेशन है इसी को डिमांड शेड्यूल बोलते हैं। इट्स नथिंग बट अ टेब्यूलर रिलेशनशिप। ये रहा प्राइस पर कप ऑफ आइसक्रीम एंड क्वांटिटी ऑफ आइसक्रीम पर, इसी टेब्यूलर रिलेशनशिप को हम लोग डिमांड बोलते हैं। सर वी डू अंडरस्टैंड दिस यार, ये बात तो हमें क्लियर है सर, ये बात तो क्लियर है हमें। आगे अगर कर्व का बात करें, उसी टेबुलर रिलेशनशिप को अगर ग्राफ में रिप्रेजेंट किया जाए, जैसे डिमांड शेड्यूल क्या था, टेबुलर रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, और डिमांड कर्व क्या है, ग्राफिकल रिलेशनशिप, ग्राफिकल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, ग्राफिकल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, graphical relationship between price and quantity demand। राइट सर, अगर ये हो गया आप लोगों का, हियर इट इज, ये जो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है, ये जो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है ये डिमांड कर्व है, ये जो है वो डिमांड कर्व है, ये जो है वो डिमांड कर्व। बहुत इंपॉर्टेंट बात जो बच्चे मिस कर जाते हैं वो है स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। क्या है बोलो, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। किसी भी चीज का स्लोप लिख लो एक बार, कभी भी स्लोप निकालना है, मैथमेटिक्स है, इकोनॉमिक्स है, चेंज इन वाई बाई चेंज इन एक्स, चेंज इन वाई बाई चेंज इन एक्स। सर ये बात तो ठीक है, चेंज इन वाई बाई चेंज इन एक्स। अब मुझे एक बात बताइए, ये स्लोप मुझे सच्ची सच्ची बताइए, ये स्लोप नीचे से ऊपर जा रहा है कि ऊपर से नीचे जा रहा है? ऊपर से नीचे जा रहा है, मतलब नेगेटिव है। नेगेटिव होना ही था, क्योंकि प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घटता है, तो स्लोप नेगेटिव ही होगा। तो यहां पर एक माइनस साइन लगा दो, माइनस साइन लगा दो। और चेंज इन वाई, वाई एक्सिस पर क्या है, प्राइस, तो स्लोप हो गया चेंज माइनस टाइम्स चेंज इन प्राइस बाय चेंज इन क्वांटिटी। अगर एग्जाम में आ गया स्लोप ऑफ डिमांड कर्व, प्लीज रिमेंबर दिस, आई एम राइटिंग इट इन बोल्ड लेटर्स, minus of delta p by delta q class, minus of delta p by delta q, minus of delta p by delta q class। ये रहा, बाय द वे आपको ये देखना है, तो ये रहा जो मैंने अभी बताया। और नेगेटिव साइन क्यों है, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा, और प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा। यहाँ पे बच्चे यही बात बोले सर, अभी ये जो डिमांड था ये एक कंज्यूमर का था, कैसे पता, ये देखो ना जो टेबल है उसमें क्वांटिटी ऑफ एन इंडिविजुअल बायर दिया हुआ है, इसीलिए ये था इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। शेड्यूल क्यों, क्योंकि टेबल था, और जो कर्व था वो एक ही कंज्यूमर का था, इसीलिए इसको बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड कर्व, इंडिविजुअल डिमांड कर्व। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल्स को जोड़ दो तो क्या बन जाएगा, मार्केट। ये देखो मार्केट डिमांड शेड्यूल, इंडिविजुअल्स को जोड़ दो मतलब ये कंज्यूमर ए है और ये कंज्यूमर बी है, इसका डिमांड था 3 यूनिट, इसका डिमांड था 2 यूनिट, दोनों जुड़ के हो गया 5 यूनिट। इसका डिमांड था 2 यूनिट, इसका था 1 यूनिट, मिल के हो गया 3 यूनिट। इसका था 1 यूनिट, 0 यूनिट, 1 यूनिट। सो बच्चे जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है वैसे वैसे डिमांड घट रहा है। तो प्राइस का जो मार्केट डिमांड के साथ रिलेशनशिप है वो कैसा रिलेशनशिप है बोलो, इनवर्स रिलेशनशिप। एंड एक बात और बताओ, मार्केट डिमांड को निकालने के लिए मैंने दोनों कंज्यूमर्स का इंडिविजुअल डिमांड को हॉरिजॉन्टली जोड़ा कि नहीं जोड़ा, इसीलिए लिख लीजिएगा मार्केट डिमांड इज अ हॉरिजॉन्टल समेशन। लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्केट डिमांड इज अ हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड। मार्केट डिमांड is a horizontal summation of individual demand. Market demand is a horizontal summation of individual demand.
और आप लोग देख सकते हो ये दोनों इंडिविजुअल डिमांड था, क्योंकि कंज्यूमर ए और बी का रिप्रेजेंटेटिव। मार्केट डिमांड देखो थोड़ा सा फ्लैट होता है, तो याद रखना मार्केट डिमांड इज फ्लैटर देन इंडिविजुअल डिमांड। ये याद रखना, एमसीक्यू के लिए रेलिवेंट है। मार्केट डिमांड कर्व इज फ्लैटर देन इंडिविजुअल डिमांड कर्व। और लिख लिया क्या? और मैंने जो ये बताया था ये याद है आपको, मार्केट डिमांड कर्व इज ऑब्टेन्ड बाय, जो आज बताया, हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड। दिखाई दिया आपने? आगे आगे डिमांड फंक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। डिमांड फंक्शन, डिमांड फंक्शन का फॉर्मूला क्या है सुन लेना यहाँ पे, Q इक्वल्स टू A माइनस BP। Q क्या है आपका? क्वांटिटी डिमांडेड। Q क्या है बोलो? क्वांटिटी डिमांडेड। B क्या है आपका? स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। B क्या है बोलो? स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। और P है प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ए को वर्टिकल इंटरसेप्ट बोलते हैं, बी को स्लोप। और स्लोप ऐसे कैसे निकालते हैं आप लोगों को पता है? चेंज इन बाई बाई चेंज इन क्यू। ये माइनस इसीलिए क्योंकि स्लोप नेगेटिव है। ये माइनस इसीलिए है क्योंकि स्लोप नेगेटिव है। स्टूडेंट्स ये माइनस यहाँ पर क्यों है? क्योंकि जो स्लोप है वो नेगेटिव। बात समझ में आ रहा है सर? राइट सर, बात समझ में आता है। तो स्टूडेंट्स हैविंग सेड दैट we will close the topic today till here. Next class में we are going to understand rationale behind law of demand and साथ साथ में elasticity के साथ हम लोग MCQs भी कन्वे कर देंगे। That's it. Goodbye everyone.